ठीक है, तो देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो बेसिकली उसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कमांड्स होती हैं, ठीक है, या हम उनको इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखिए प्रोग्रामिंग के समय हम एक एग्जांपल हमेशा लेंगे कि जैसे अगर आप किसी छोटे बच्चे को, 4-5 साल के बच्चे को आपको कुछ सिखाना है, ठीक है, तो उसको इंस्ट्रक्शंस थोड़े बहुत आपको कैसे देने पड़ेंगे, बहुत ईजी फॉर्म में देने पड़ेंगे इंस्ट्रक्शंस। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा उस दिन कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मतलब क्या है इसका कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास कमांड्स होती हैं बहुत सारी, और उन कमांड्स को अगर हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में, क्योंकि हमारा कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है। जैसे अगर हमने कहा कि हमें 2 नंबर ऐड करना है, ठीक है, हमें इसका प्रोग्राम बनाना है, तो क्या ऑर्डर होगा कि पहले 2 नंबर इनपुट कराओ, फिर उनको प्रोसेस करो, और फिर उसके बाद उनका सम करो, और फिर आउटपुट दिखाओ। तो अगर हमें कहें 3 स्टेप है, मतलब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, अगर इन तीनों ऑर्डर को बदल देते हो आप, तो आपका जो आउटपुट है वो कुछ भी नहीं आएगा। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने कहा कि इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जिनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम लिखते हैं, जिससे हमारा आउटपुट हमको मिलता है। और हमने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जो सी प्रोग्रामिंग है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है, और इसको 1972 में डेनिस रिची ने बनाया था, डेवलप किया था। हाँ, मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था, एक मिनट मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पहले। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 2 तरीके हैं, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में या लैपटॉप में, और मैं प्रेफर करता हूँ कि हम लोग ऑनलाइन यूज़ करें, मतलब ऑनलाइन ही सी की प्रोग्रामिंग करें। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे ऑनलाइन सी कंपाइलर जो है हमारा, हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम ये tutorialspoint.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे हम पूरी कोडिंग करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, ठीक है, जिसमें हमने जाना था कि हर चीज़ को क्या क्या बोलते हैं। तो एक बार जल्दी से मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ। सबसे पहले जो हमने लाइन लिखी यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये हमने printf फंक्शन है जो हमारा, या जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं मालूम होता है। ये पूरा जो प्रोग्राम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर के साथ मिलके। मतलब कंपाइलर एक तरीके से क्या हो गया, आपका सी का जो कंपाइलर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो लाइन लिखी है हमने, ये हमने इंक्लूड किए है एक फाइल। इस फाइल में हम जो भी अभी कुछ लिखेंगे प्रोग्राम में, कोडिंग करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन होगा। मतलब जैसे मान लो printf है, अब printf क्या है, तो ये पहले से यहाँ पे डिफाइन है कि printf जब कोई लिखेगा यूज़र तो उससे क्या होगा। तो हैज़ का मतलब यहाँ पे होता है कि हम इस फाइल को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है, ठीक है। प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव मतलब होता है कि हम इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है इंट मेन, तो ये हमारा मेन फंक्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है जिसमें मेन फंक्शन होता है। आप कोई सी भी लैंग्वेज देख लो उठा के, चाहे तो VB.NET, ठीक है, या जो भी मतलब प्रोग्रामिंग आपके सिस्टम में चलती हैं, है ना, उन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन फंक्शन लिखना बहुत कंपलसरी है। यहाँ पे इंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था इस बारे में, बट आप ये समझ लो कि इंट मतलब है कि यहाँ हम चाहते हैं कि हमारा जो मेन फंक्शन है जब वो चल जाएगा तो उसके चलने के बाद इंट रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर ये कर्ली ब्रेसेस है, मतलब हमने डिफाइन किया है कि मेन फंक्शन के अंदर हमारा इतना कुछ हमने लिखना है। और फिर यहाँ पे हमने printf लिखा, जिसके बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। और फिर रिटर्न 0, इसलिए कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आई है। मैंने आपको यहाँ बताया था कि आप चाहें तो यहाँ पे वॉइड भी लिख सकते हैं, तो फिर आपकी लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और उसको आप यहाँ से एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो अब आज हम लोग को पढ़ना है जो वो है कि वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। तो
जो आज की क्लास है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न कि हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पढ़ रहे हैं। आप कोई भी प्रोग्राम लाना सीखोगे तो आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए वेरिएबल क्या होता है, तो मैंने यहाँ जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन तो आप रट लो, है ना। जैसे अगर आप किसी एग्ज़ाम वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो तो ये डेफिनेशन तो आपको लिखनी पड़ेगी वहाँ पे। तो वेरिएबल क्या होता है, मैंने उसको 3 पॉइंट में डिवाइड किया है, आप देख सकते हो। पहला है वेरिएबल इज़ द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, ठीक है, हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इस डेफिनेशन के 3 पार्ट हैं। पहला कि वेरिएबल क्या है, एक एड्रेस है मेमोरी लोकेशन का। देखिए क्या होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा कि अच्छा चीज़ यहाँ पे एक बात और है, जैसे हम जब मोबाइल खरीदने जाते हैं या लैपटॉप या सिस्टम, तो हम लोग ये ज़्यादा फोकस करते हैं कि उसमें रैम काफ़ी मात्रा में हो। जैसे हम कहा कि 6 GB का रैम का मोबाइल लेंगे, 8 GB का लेंगे, 4 GB का लेंगे। तो ऐसा हम क्यों चाहते हैं, जिससे हम कई सारे प्रोग्राम एक साथ चला सकें, ठीक है। तो रैम इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब क्यों होती है, कोई भी प्रोग्राम आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप में कोई भी प्रोग्राम चल रहा है उस वक्त वो रैम में होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम अपने सिस्टम पे अभी जियो मीट चला रहे हैं और ये पावर पॉइंट चला रहे हैं और वो ब्राउज़र चला रहे हैं, ये तीनों जो प्रोग्राम हैं अभी रैम में कहीं ना कहीं डले होंगे, ठीक है। और जब ये प्रोग्राम चल जाता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, तो ये वापस से रैम से हट जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रैम क्या है, एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे टेम्परेरी सारा डेटा, सारा प्रोग्राम स्टोर किया जाता है जब वो एग्जीक्यूट हो रहा हो। ऐसे ही जैसे हमने एग्जांपल लिया शुरू में कि अगर हमें 2 नंबर ऐड करना है, मैंने जैसे आपसे सबसे बोला कि चलो यार 2 नंबर ऐड करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका कि सर कौन से 2 नंबर। फिर जैसे ही मैं आपको 2 नंबर दूंगा, वो 2 नंबर आप अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में स्टोर कर लोगे, क्योंकि एकदम से तो आप प्रोसेस नहीं कर सकते ना। जैसे मैंने बोला आपको कि 536 और 636 को जोड़ना है, तो पहले आप ये दिमाग में स्टोर करोगे, ठीक है। तो आपके दिमाग में भी रैम है एक तरीके से, टेम्पररी मेमोरी एक तरीके से। अब ये जो नंबर हैं ये आप हमेशा तो याद रखोगे नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका सिर्फ मोटिव क्या था कि सम करके बस अलग कर दो। तो जब हमको किसी भी प्रोग्राम में कुछ वैल्यू स्टोर करवानी है, कुछ वैल्यू यूजर से इनपुट करवानी है, उस जगह पे, उस प्रोग्राम में हम लोग वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो वेरिएबल समझ में आ गया, पहला क्या हो गया, एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। अब यहाँ पे मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है, इसको भी मैं डिटेल में समझा देता हूँ आपको। देखिए क्या होता है कि जो आपकी रैम होती है, उस रैम में कुछ हिस्सा यूज़र के लिए अलॉट किया जाता है, मतलब जहाँ पे हम अपनी प्रोग्राम्स, अपने वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। अब वो एरिया भी बहुत बड़ा होता है और उस एरिया को डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी सेल, ठीक है। वो सेल हो सकता है 1 किलोबाइट, 2 किलोबाइट, 4 KB, 8 KB, डिपेंडिंग कि आपका सिस्टम कैसा है। तो अब हर सेल का एक अलग एड्रेस होगा, ठीक है। वो एड्रेस जो होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। समझ में आ रहा है सब जो मैं बता रहा हूँ आपको अभी, ठीक है, ओके। तो मेमोरी जो होती है, रैम जो होती है, उसमें बहुत सारा डेटा तो स्टोर अप कर सकते हो, बहुत सारे उसमें सेल होते हैं, मेमोरी सेल होते हैं या डिवीज़न कहें हम उसको। तो हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। क्यों होता है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर वैल्यू स्टोर कर सके, वहाँ से वैल्यू निकाल सके। तो इसीलिए जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल में क्या होता है, एड्रेस स्टोर हो जाता है जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अपने घर का एड्रेस बताऊं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में, मतलब अक्षांश और दिक्षांश में, ठीक है, तो आप कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। पर मैं अगर आपको शहर का नाम, मोहल्ले का नाम, कॉलोनी का नाम बताऊं तो आप जल्दी ढूंढ लोगे। वैसे ही वेरिएबल क्या होते हैं तरीके से, एक उपनाम हो गया उस लोकेशन का। जैसे मैंने बोला कि हमें रैम में कोई वैल्यू स्टोर करनी है और उसका एड्रेस क्या है, हमने कहा XYG 544, कुछ भी मतलब है, ऐसा हेक्साडेसिमल फॉर्म में कुछ भी लिखा है। अब वहाँ पे वैल्यू डालनी है और वहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करोगे, वो तो आपको मालूम नहीं है। तो उसका हम क्या कर देते हैं, हमने बोला कि इस जगह का नाम हमने कर दिया सपोज X, ठीक है। और आप लोगों ने शायद मैथ्स में पढ़ा भी होगा कि माना कि X सैलरी है, सॉरी सैलरी X है, तो इस तरीके से मतलब वो वेरिएबल होता है। सेकेंड पॉइंट है जिसकी वैल्यू बदल सकती है, मतलब वेरिएबल में आप वैल्यू बदल सकते हो, पहले कुछ रख दो, बाद में कुछ रख दो, ये चेंज हो सकती है। और कब चेंज होगी वो, जब आपका प्रोग्राम चल रहा होगा। जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं
तब वो वेरिएबल होते ही नहीं है। पहली बात तो जैसे प्रोग्राम चलता है तब वेरिएबल क्रिएट होता है, उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये सब वेरिएबल का पूरा डेफिनेशन है। तो इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है। अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल बनाने के लिए हमको क्या यूज़ करने पड़ते हैं? डेटा टाइप। ठीक है, वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेटा टाइप लिखते हैं। अब देखो क्या होता है कि आज जो भी आप हमने कहा कि रैम में जो मेमोरी है वो सेल के फॉर्म में डिवाइड है, तो वहाँ पे बहुत सारे सेल हैं छोटे छोटे। अब उन हर सेल का जो एड्रेस है, जो पता है, वो सबका अलग अलग है। ठीक है, ईच एंड एवरी सेल हैव इट्स यूनिक मेमोरी एड्रेस। हर सेल का यूनिक एड्रेस है। अब हमने कहा कि अगर हमको वैल्यू स्टोर करनी है उसमें, तो आपको पहले से बताना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि कितनी वैल्यू एलोकेट करनी है ना। जैसे आपने बोला कि आपको नंबर स्टोर करना है, ठीक है, आपको डेसिमल वैल्यू को स्टोर करनी है, आपको कोई अक्षर स्टोर करना है, तो ये आपको पहले से बताना होगा। क्यों? क्योंकि उस हिसाब से वो आपको साइज उतनी एलोकेट करेगा। जैसे मान लो हमने कहा कि इंटीजर, तो इंटीजर के लिए 2 किलोबाइट की या तो हम कहें 2 KB की आवश्यकता पड़ेगी। कैरेक्टर के लिए 1 KB की। तो मतलब हर डेटा टाइप के लिए या हर वैल्यू के लिए अलग अलग स्टोरेज चाहिए, तो इसीलिए हमको पहले से बताना होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो डेटा टाइप होते हैं वो बेसिकली 5 होते हैं। मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं क्योंकि हम 4 को यूज़ करते हैं। 5वां है हमारा वॉइड, है ना, जो भी हमने मेन फंक्शन के आगे लिखा था, वो हम लोग फंक्शन जब पढ़ेंगे तब बताएंगे डिटेल में। तो फिलहाल हमारे पास 4 हैं, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है और डबल है। इन चारों में से भी हमको अभी सिर्फ फोकस करना है इंटीजर पर बस। ठीक है, आप बाकी भूल जाओ, सिर्फ ध्यान रखना है अभी फिलहाल इंटीजर। इंटीजर जो है वो एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें आप नंबर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, मतलब वैल्यू, जैसे हमने कहा कि अगर हमें 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है तो उसमें हम इंटीजर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलिए देखते हैं कि डेटा टाइप का यूज़ करते हुए वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक और बात, हम जो भी कोडिंग लिखेंगे वो पूरी कोडिंग हमारी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगी, मतलब मेन फंक्शन के अंदर। हम यहाँ कोडिंग नहीं करेंगे, हम जो कोडिंग करेंगे वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर करेंगे। अब वेरिएबल डिफाइन करने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि क्या सिंटेक्स होता है। अच्छा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि सिंटेक्स होते हैं। ठीक है, तो सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा सिंटेक्स क्या होता है? सर वो रूल्स होते हैं, सब चीज के साथ हम अपना प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। हाँ, ठीक है, देखो सिंटेक्स हम ये बोल सकते हैं कि एक तरीका कि किस तरीके से किसी चीज़ को लिखा जाएगा। मतलब हम कहें कि मान लो हमें कमांड लिखनी है, तो कमांड लिखने के लिए कौन सा तरीका यूज़ किया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो हम लिख दिया यहाँ पे सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो ये सिंटेक्स हम यूज़ करेंगे। एक और बात मैंने बताया था कि ऐसा लिखने का मतलब होता है कि ये लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर रीड नहीं करेगा। ठीक है, ये हम सिर्फ अपने लिए लिख रहे हैं। तो कैसे लिखते हैं? एक और तरीका होता है कमेंट लिखने का, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये लगाने के बाद डबल फॉरवर्ड स्लैश, और ये मल्टी लाइन कमेंट है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं पहले डेटा टाइप, फिर लिखते हैं वेरिएबल का नाम, ठीक है, और फिर इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, आप सब लोग अभी म्यूट कर लीजिए, मुझे आवाज़ रिपीट हो रही है बार बार। सत्यम और अंकुश, अपने माइक आप चाहे तो म्यूट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे हमने बोला कि डेटा टाइप लिखा हमने, जो भी लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस नाम से वेरिएबल डिफाइन करना है, और फिर हम यहाँ लिखेंगे क्या? वैल्यू। अब आप देखोगे कि वैल्यू के दोनों तरफ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये चीज़ ऑप्शनल है। ठीक है,
मतलब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो चाहें तो छोड़ सकते हैं। मतलब किसी भी सिंटेक्स में आप ध्यान रखना, कहीं पे भी किसी भी सिंटेक्स में अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट मिलते हैं लगे कि दैट मीन्स आप इस चीज़ को छोड़ भी सकते हो डिफाइन करते समय। चलिए अब एग्जाम्पल लिखते हैं। हमने लिखा इंट, ठीक है, डेटा टाइप क्या है हमारा, इंट है। वेरिएबल का नाम हमने लिखा नम, ठीक है, ये वेरिएबल डिफाइन हो गया हमारा। ऐसे ही दूसरा वेरिएबल डिफाइन करना है अगर हमको, तो हमने लिखा इंट x इक्वल टू 10। तो देखो ये जो हमने किया है, ये हमने किया है वेरिएबल डिक्लेयर, ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, पढ़ेंगे अगर इसको, तो हम क्या बोलेंगे कि इन दिस लाइन वी हैव डिक्लेयर्ड नम वेरिएबल हैविंग डेटा टाइप ऑफ इंट, ठीक है। हम या हिंदी में कहेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इस लाइन में या स्टेटमेंट में हमने नम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। वैसे ही इस लाइन में हमने क्या किया, इस लाइन में हम बोलेंगे कि इस स्टेटमेंट के जरिए हमने x नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसको हमने इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर किया है और उसकी वैल्यू हमने असाइन की है 10। तो जब हम ये करते हैं तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन, ठीक है। मतलब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और साथ ही साथ इसी स्टेटमेंट में हमने उसको इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज मतलब क्या होता है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना। एक और बात यहाँ पे, जब हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं लिखते हैं तो उस वेरिएबल में क्या आ जाता है, गार्बेज वैल्यू, ठीक है। मतलब कोई ना कोई वैल्यू इसमें ज़रूर होगी। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ चलाओगे ना, मतलब ये ऑनलाइन, तो हो सकता है कि नम की वैल्यू 0 वहाँ पे प्रिंट हो। बट अगर आप पुराने वाले सी में अगर आपने देखा हो कि ब्लू स्क्रीन में चलता था जो, उसमें अगर आप चलाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ भी वैल्यू आएगी, मतलब कोई भी रैंडम नंबर वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उसको हम चाहें तो 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए। एक और एग्जाम्पल है, जैसे मान लो हम चाहें तो हम 2 वेरिएबल एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, हम लिखा num1 num2। तो अगर हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे कि here in this statement we have declared 2 वेरिएबल num1 and num2 whose data type is integer, ठीक है। जैसे हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ पर हमने num1 और num2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। हम ऐसा भी लिख सकते थे यहाँ पे कि num1 इक्वल टू 10 num2 इक्वल टू 20। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल डिफाइन किए और साथ में उनको इनिशियलाइज भी कर दिया। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे कि एक को इनिशियलाइज करो, एक को नहीं करो। तो कई सारे फॉर्मेट हैं आपको डिफाइन करने के लिए। और ये ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि सी जो है वो उसमें सिंटेक्स या हम कहें जो कमांड्स हम लिखते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ कुछ भी गड़बड़ करोगे ना, जैसे मान लो आपने कॉमा नहीं लगा दिया, भूल गए आप कॉमा लगाना, एरर। सेमीकोलन नहीं लगाया, एरर, ठीक है। इक्वल नहीं लगाया, एरर। आपने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया इधर, तो एरर। तो यहाँ पे हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है। और मैं पहले यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी मैं लाइन बता रहा हूँ उसको आप रटते चलो। रटते रटते आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वो आपको फिर समझ में आने लगेगा कि हमने क्यों लिखा है। तो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल को डिक्लेयर करना और वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज करना, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं, चलिए। जैसे हम लिखा इंट num इक्वल टू 10, हमने num1 कर दिया इसको और num2 कर दिया 20, ठीक है। फिर मान लो हमने एक वेरिएबल और बना दिया यहाँ पे इंट सम, और यहाँ लिख दिया हमने, यही बनाया, मान लो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। फिर हम लिखा सम इक्वल टू num1 प्लस num2। अब देखिए इन 3 लाइन में कोई डाउट है क्या आपको? नहीं सर। ठीक है, बहुत सिंपल लिखा है हमने, मतलब सिंपल सी बात है कि हमने बोला कि num1 और num2 2 वेरिएबल डिफाइन करो, एक में 10 डालो, एक में 20 डालो, फिर एक सम डिफाइन करो, ठीक है। और सम इक्वल टू
मतलब जो हमने सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ा होगा मैथ्स में, हमने वो बस यहाँ कर दिया, बस यहाँ हमने इंट लिख दिया बस। ठीक है, तो यहाँ पे अब सम में क्या हो गया, सम में एडिशन आ गया होगा इन दोनों का, मतलब 30 आ गया होगा। अब इसको हमें करना है प्रिंट। ठीक है, अगर अभी हम प्रोग्राम चलाएंगे देखो तो क्या होगा, कुछ नहीं, वहाँ हेलो वर्ल्ड ही लिखा आएगा, क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है अलग से, है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक और बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लिखते हैं तो वो होती है स्ट्रिंग। तो इसमें लिख दिया हमने यहाँ पे सम। ठीक है, अब आप देखिए क्या आउटपुट आता है, यहाँ पे सम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सबको दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे सम क्यों आ रहा है, सम की वैल्यू चाहिए हमको, सम नहीं चाहिए। तो जब हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं कुछ भी, हाँ एक और बात, प्रिंटएफ क्या है, प्रिंटएफ एक ऐसा फंक्शन है जिसकी सहायता से हम जो भी आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे वो हमें आउटपुट में या रिजल्ट में दिखेगा। तो जब हमें कोई चीज़ यूज़र को दिखानी होती है तो हम लोग प्रिंटएफ लिखते हैं और ब्रैकेट लगा के उसके अंदर जो भी लिखना है हमको। तो जैसे मैं यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा लिख रहा हूँ, सम लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे सम ही आ रहा है, बट हमको सम की वैल्यू चाहिए है तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखेंगे। ठीक है, इसको चलाते हैं। देखिए अब यहाँ पे एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, वो बोल रहे हैं कि उसको ये नहीं मालूम कि सम क्या है। ठीक है, जैसे देखो आपने यहाँ तो बता दिया कि num1 और num2 और सम ये हमारे 3 वेरिएबल हैं जिनका डेटा टाइप इंटीजर है। हाँ, एक कुछ लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर प्रिंट तो ठीक है, f का मतलब यहाँ पे फंक्शन है, बट ऐसा नहीं है। f का मतलब यहाँ होता है फॉर्मेटेड, मतलब फॉर्मेटेड फॉर्म में आपको प्रिंट करना है कुछ, मतलब प्रिंट विथ फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कंपाइलर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को कि सम क्या है। ठीक है, तो वो बताने के लिए अब देखो यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, पर ये रट लो आप, सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये आप रट लोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। हमने यहाँ क्या लिखा, प्रिंटएफ। अब देखो यहाँ पे हमने लिख दिया पहले इन्वर्ट कॉमा के अंदर %d, ठीक है, और फिर हमने कॉमा लगाया और फिर वेरिएबल की वैल्यू। हम लोग आने वाली क्लास में हम लोग प्रिंटएफ ही पढ़ने वाले हैं, प्रिंटएफ और स्कैनएफ डिटेल में बहुत। तो अभी बस फिलहाल रट लो, ठीक है, फिलहाल के लिए बस कि प्रिंटएफ लिखा हमने और इन्वर्ट कॉमा में %d और सम, फिर एग्जीक्यूट किया हमने। तो आप यहाँ देखोगे कि 30 आ गया हमारा, तो सम आ गया। अब यहाँ मान लो हमने 100 लिख दिया, एग्जीक्यूट किया तो ये 120 हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सम में हमने इसे बताया था आपको कि वेरिएबल क्या हो गया, कि एक ऐसा एड्रेस है लोकेशन का, मेमोरी लोकेशन का, जिसकी वैल्यू बदल सकती है। पहले सम की वैल्यू 0 होगी या कुछ भी होगी गार्बेज में, फिर हमने नेक्स्ट लाइन में सम की वैल्यू को क्या कर दिया, जोड़ दिया num1 + num2, और उसको फिर हमने सम में डाल दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, सम, और यहाँ पे आ गया आपका 120। तो इतने में कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलिए, तो अब मैं आपको यहाँ से आज से होमवर्क भी देना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज आपको जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो आप सबको मालूम है। तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाओगे जिसमें एक नंबर आप डिक्लेयर करोगे। ठीक है, ध्यान सुनिए, मतलब पहले म्यूट कर लीजिए आप थोड़ा माइक, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, तो आप लोगों को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जिसमें आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, उसमें कोई भी वैल्यू आप जो असाइन करना चाहो वो असाइन करोगे, फिर आपको उसका स्क्वायर और क्यूब ये चाहिए। ठीक है, मतलब जब आउटपुट आए, मतलब जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो जो आउटपुट मुझे चाहिए वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इस तरीके से इसको चाहिए कि इस जैसे मान लो 10 और 100, जैसे मान लो अगर मैंने 10 डाला सपोज इनपुट में, वेरिएबल की वैल्यू मैंने 10 डाली, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और क्यूब हो जाएगा 1000। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि अगर यहाँ पे 120 लिखा है, मुझे 120 के साथ में यहाँ लिखाना है सम इज़ 120, तो हम यहीं लिख देंगे इन्वर्ट कॉमा के अंदर सम इज़ %d। एग्जीक्यूट किया हमने इसको, तो यहाँ लिखा गया सम इज़ 120। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
ये हमने स्ट्रिंग लिख दी और उस स्ट्रिंग में हमने लिखा यहाँ पे बीच में %d और इस %d की जगह पे क्या आ जाएगा, जो भी यहाँ लिखा होगा सम। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। तो आपको जो प्रोग्राम बनाना है उसमें इस तरीके से आ जाए कि स्क्वायर इज 1000 एंड क्यूब इज, ठीक है, ये आपको बनाना है कि हम वहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और आउटपुट में हमें ये चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, आप 2 लाइन में लिख देना, कैसे भी कर देना, मतलब हमें आउटपुट चाहिए बस, आउटपुट कैसा भी लिखा हो और इट डजंट मैटर। तो ये हो गया हमारा कि वेरिएबल डिक्लेयर करना और डेटा टाइप को यूज़ करना। ठीक है, तो अगर जब हम इंटीजर यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम लोग %d यूज़ करते हैं। d का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल मतलब जो नंबर सिस्टम होते हैं 4, ठीक है, उनमें डेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, ऑक्टल होता है और बाइनरी होता है। तो जो ये नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं ये डेसिमल है, इसलिए यहाँ पे हमने %d लिखा है। ठीक है, चलिए अब हमें ये जो लास्ट चीज़ हमें पढ़नी है आज, ठीक है, वो ये पढ़नी है कि वेरिएबल के नाम डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस या हम कहें उसको रूल्स। कौन कौन से रूल होंगे वो हम देख लेते हैं। पहला रूल, ठीक है, मतलब हम ये बात पढ़ रहे हैं अभी कि वेरिएबल का नाम डिफाइन करने के लिए हमें क्या फॉलो करना है रूल्स को। तो सबसे पहला जो रूल है कि इट स्टार्ट विथ कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट हम कहें। ठीक है, जो वेरिएबल में जो नाम है हमेशा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, अल्फ़ाबेट से। जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, n लिखा है, num1। ठीक है, हम ऐसा नहीं लिख सकते थे, मान लो हमने ऐसे दिया 1 num, ये गलत है, क्योंकि पहला अक्षर क्या होना चाहिए, हमेशा आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए। दूसरा जो रूल है कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड, इसको ऐसा लिख देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर। ठीक है, मतलब आपका जो वेरिएबल है उसमें अल्फ़ाबेट और नंबर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे num1 लिखा है। तीसरा, नो स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड, मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमने बोला यहाँ पे कि हमने दिया num और हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया, num*1, ये गलत है। ठीक है, तो नो स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते, इज अलाउड, मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होता एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर बनाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ में इक्वल के बाजू में देखोगे तो वहाँ पे आप दबाओगे तो वो अंडरस्कोर बन जाता है, तो आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। फिर नो वाइट स्पेस, मतलब कोई भी स्पेस नहीं लगा सकते। आपने बोला कि हम num1, गलत है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे एक 6वां रूल और है आखिरी, नो कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड मतलब जिसका मीनिंग पहले से डिफाइंड है। जैसे printf, हमको मालूम है printf से क्या होता है, ये फंक्शन है प्रिंट करने के लिए। आप इस नाम का वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, मेन नाम का वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, वॉइड नाम का वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब जिनका मीनिंग, या इंक्लूड नाम का वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। तो जिनका मीनिंग पहले से उस लैंग्वेज में डिफाइंड है उसको आप वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब जब सी शुरू में बनी थी, है ना, मतलब 1972 के टाइम, तब वेरिएबल में क्या होता था कि जो वेरिएबल की लेंथ है नाम की वो 8 अक्षर होती थी, मतलब 8 अक्षर से ज़्यादा बड़ा आप नाम नहीं लिख सकते थे। हालांकि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग अब सी भी जो है वो एवॉल्व हो गई है, मतलब सी भी बहुत एडवांस हो गई है, तो अब वेरिएबल के नाम का कोई रूल नहीं है। बट पेपर में अगर आता है थ्योरी पूछने के लिए तो आप यहाँ लिख सकते हो कि लिमिट ऑफ 8 कैरेक्टर्स। हालांकि अभी मैंने बोला कि आप कितना बड़ा भी नाम रख सकते हो। जैसे मान लो हमने यहाँ वेरिएबल डिफाइन किया मंथली सैलरी, ठीक है, तो ये सही है। या हमने कहा मंथली सैलरी 2020, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ किया है,
पहला अक्षर हमारा। तो जब भी कोई वेरिएबल बनाओगे ना आप, तो आपको ये सब याद रखना है। मतलब ये हमने कहा 7th को इग्नोर कर सकते हो आप कि अल्फ़ाबेट शुरू हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है अंडरस्कोर को छोड़ के, ठीक है। कोई स्पेस नहीं है इसमें, ठीक है। कोई कीवर्ड नहीं है, ये भी ठीक है। तो ये वेरिएबल का नाम सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल के ये जो रूल्स हैं इनको हम लोग फॉलो करते हैं। देखो अब इनको क्या है ना, ये अभी तो आपको कठिन लग रहा होगा कि यार 6-7 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। बट ये नॉर्मल है, मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का सेशन में जो भी हमारा था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर मैं आपको जो होमवर्क है और वो मैं आपको बताऊंगा भी। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझसे आप। हाँ सर, वो जो सम है, हाँ वो उसको सर मतलब दूसरा इंटीजर लेना पड़ेगा, उसमें नहीं लिख सकते जो कॉमा देकर? हाँ, यहाँ पे हमने दूसरा इंटीजर लिया, ये बोल रहा हूँ। हाँ सर। अच्छा देखो, आप ये बोल रहे हो कि यहीं लिख सकते थे हम, ऐसा ना? हाँ सर। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हो आप, कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब अलग से नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि मतलब समझने में आपको आसानी रहे। तो आप चाहो तो अलग भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आप चाहो तो सम की वैल्यू 0 भी लिख सकते हो, तो भी मतलब जो आपका आउटपुट है वो वही आएगा। और कोई डाउट? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंट डी? देखिए, हालांकि मैं आपको ये अगली क्लास में बताने वाला हूँ, पर आपने पूछ लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो परसेंट डी है ना, ये प्रिंटफ के अंदर लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, प्रिंटफ में यहाँ पे एफ का मतलब फंक्शन नहीं होता है, एफ का मतलब होता है फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम प्रिंट का मतलब जो वैल्यू जो है उसका फॉर्मेट डिफाइन कर रहे हैं, कि हम ये बता रहे हैं कि जो सम है ना वो इंटीजर है या डेसिमल वैल्यू है। तो हमने इस फॉर्मेट को स्पेसिफाई किया है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को दिक्कत ना जाए इसको समझने में कि सम क्या है। तो हमने बता दिया भैया सम जो है ना वो डेसिमल वैल्यू है, मतलब यहाँ पे आपको डेसिमल प्रिंट करना है। अगर यहाँ पे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बस मैंने f लिख दिया, ठीक है। देखो क्या आया, 0.00, क्योंकि ये f जो होता है वो फ्लोटिंग वैल्यू के लिए होता है, मतलब जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनके लिए। तो सम तो डेसिमल नहीं है ना, इसलिए गड़बड़ आ रहा है यहाँ पे। तो ये फॉर्मेट डिफाइन करना पड़ता है हमको। जैसे मान लो हमने यहाँ पे x लिखा, देखो क्या होता है, क्या आ रहा है यहाँ पे 78, ठीक। कोई बताएगा कि क्यों आ रहा है ऐसा? नहीं, अब ये बताओ कि पहले तो 120 आ रहा था, हमने x लिखा तो 78 क्यों आ गया? नो आइडिया। सर ये दूसरा स्पेसिफायर होगा, जैसे वो जो था वो डेसिमल नंबर के लिए था, ये किसी और चीज के लिए होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लिया मैंने, शायद ये भी आप लोगों को नहीं मालूम होगा, तो ये भी एक चीज़ सीखने मिल गई आप लोगों को। मैंने लिखा 120, देखो 120 को हेक्साडेसिमल में लिखते हैं 78, लिखा है ना यहाँ पे। मतलब डेसिमल को 120 को अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो आएगा 78। तो जो x है, x जो है वो हेक्साडेसिमल को डिफाइन कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो अब समझ में आ गया ना आपको? तो ये जी, सब जी, सर। तो ऐसे ही मतलब ना ये सब के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। तो आप गूगल पे भी सर्च कर लेना चाहो तो कि डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि किस अक्षर से क्या होता है। तो अभी हमको सिर्फ याद रखना है डी, ठीक है। डी फॉर डेसिमल। सर ये सर लिमिट ऑफ 8 कैरेक्टर, मतलब हम सिर्फ 8 कैरेक्टर ही ले सकते हैं। अगर आपने 9, 10 लिया तो वो फिर अंदर लेगा नहीं ना उस प्रोग्राम में। नहीं, देखो लिमिट मतलब ये इसका वेरिएबल के नाम की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने ये भी बताया कि ऐसा तब होता था जब सी शुरू में बनी थी, स्टार्टिंग में। पर अच्छा। अभी जरूरत नहीं है। अभी तो मतलब क्या है कि आप कितना भी, जैसे मैंने ये डिफाइन किया ना, तो एरर तो नहीं आई ना यहाँ पे। ये तो 8 अक्षर ज्यादा है, आप कितना भी ले सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 255 लिमिट है शायद, 255 अक्षर की। सर होमवर्क में हमको ये करना है कि स्क्वायर प्रिंट कराना है 100 स्क्वायर ऑफ ऑफ 100 नहीं, स्क्वायर क्यूब। आप एक वेरिएबल डिफाइन करोगे। आप एक वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर दो। मैंने सपोज मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया int x इक्वल टू 10। अब आपको यहाँ पे कोडिंग लिखनी है 3-4 लाइन में कि आंसर में मुझे इसका क्यूब मिल जाए और स्क्वायर मिल जाए। अब यहाँ कुछ भी वैल्यू हो, यहाँ अगर मैंने दिया 5 तो 5 का स्क्वायर क्यूब आ जाए। हाँ, तो जो भी वैल्यू लिखें वो उसका आना चाहिए, ठीक है।
जी तो सर। पहला तो ये है होमवर्क, तो आपको ये जी सर। प्रोग्राम बना के मुझे व्हाट्सएप करना है आज ही। जी सर। ठीक है, ये मतलब प्रोग्राम पूरा कोड करके आप मुझे व्हाट्सएप पे करोगे, जिस पे मैंने आपको अभी मैसेज किया था। दूसरा मुझे आप कुछ वेरिएबल के नाम मुझे आप व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, एक सबसे बड़ा रूल जो मैंने आपको नहीं बताया, हालांकि वो रूल नहीं है, मेरा पर्सनल रूल है कि हम जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उस वेरिएबल में समझ में आना चाहिए कि वो वेरिएबल किस लिए बनाया था। मान लो मैंने यहाँ x लिखा है ना, कोई बता सकता है x काय के लिए लिखा हमने? कुछ भी हो सकता है x तो। हाँ, मैं देखिए जैसे एग्जांपल बोल रहा हूँ कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो वेरिएबल का जो नाम है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत मतलब एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये डिफाइन किया, ये वेरिएबल का नाम पढ़ के कोई भी बता सकता है कि इसमें क्या स्टोर होने वाला है। ठीक है, कि इसमें मंथली सैलरी स्टोर होने वाली है 2020 की। तो क्लियर है ना? अगर x लिखा मैंने, x से क्या क्लियर है? काय के लिए x लिखा मैंने? कुछ भी हो सकता है। हम इसमें हमने बोला कि हमने एज इनपुट कर दी, हमने सपोज सैलरी इनपुट कर दी, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं ऐसे तो हम। तो इसलिए वेरिएबल का नाम आप जो भी लिखोगे उसमें क्लियर हो कि वो काय के लिए है। ठीक है, तो मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे, ये तो आपको होमवर्क एक मैंने बता ही दिया। दूसरा जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपको ये बताना है, मैं आपको वहाँ पे कुछ बोलूँगा जैसे कि इसके लिए वेरिएबल डिफाइन करो, इसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ। तो मैं वहाँ पे कुछ 6 आपको दूंगा, उसके आपको 6 के वेरिएबल के नाम बताना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने सपोज आपको पहला क्वेश्चन दिया, ठीक है, कि आपको एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट कर सको आप। ठीक है, तो आप या स्टूडेंट के परसेंटेज इनपुट कर सको, तो उसका नाम आप क्या रखोगे वेरिएबल का? आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल सही हैं उसके लिए। तो ऐसे मैं आपको टोटल 6 दूंगा जहाँ पे लिखा होगा कि आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, तो आपको वेरिएबल का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है।